जय हिंद दोस्तों। अगर आप इलाहाबाद कुंभ 2023 में जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इलाहाबाद कुंभ में जाएं। इस वीडियो में आपको हम रुकने, खाने पीने, आने जाने और इलाहाबाद कुंभ में आपका टोटल कितना बजट आएगा, सबकी संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कृपया वीडियो में बने रहें। पहली बात आती है कि इलाहाबाद पहुँचें कैसे, कि इलाहाबाद जो है वहाँ कैसे पहुँचे हम लोग। तो भैया, जो इलाहाबाद है ये तीनों मार्गों से भारत के हर शहर से लगभग जुड़ा है। पहली बात करें तो इलाहाबाद में आप रेल मार्ग से भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा जंक्शन है। दूसरी बात करें, यहाँ एयरपोर्ट भी है। और तीसरी बात करें, यहाँ आप सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आप सड़क मार्ग से पहुँचने के लिए किसी भी शहर से आप डायरेक्ट बस द्वारा पहुँच सकते हैं। और यदि आप अपने खुद के स्वयं के वाहन से जाना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की कार, बाइक या जिससे भी जाना चाहें जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरे साधन की, जो कि है बाई एरोप्लेन। यहाँ का दोस्तों जो नज़दीकी हवाई अड्डा है बमरौली, वो इलाहाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जो इलाहाबाद का ही हवाई अड्डा है, जो भारत के अधिकतर हर शहरों से यहाँ के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। अगर आपको इलाहाबाद में बमरौली एयरपोर्ट का टिकट ना हो रहा हो तो आप दूसरा चॉइस कर सकते हैं यहाँ से लखनऊ का, जो कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 180 किलोमीटर है। आप लखनऊ पहुंचकर फिर वहां से भी इलाहाबाद पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो फिर आपको इलाहाबाद जाने के लिए कैब करना पड़ेगी, जो कि थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है। इसलिए हम आपको प्रेफर करेंगे तीसरे मार्ग के लिए, जो कि है रेल मार्ग। ज़्यादातर यात्री इलाहाबाद जाने के लिए रेल मार्ग का ही प्रयोग करते हैं, जो कि इलाहाबाद बहुत बड़ा जंक्शन भी है। तो आपके हर शहरों से लगभग इलाहाबाद के लिए ट्रेन सेवा डायरेक्ट उपलब्ध है। इलाहाबाद का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो इलाहाबाद जंक्शन ही है, जिसका नया नाम अब इलाहाबाद की जगह प्रयागराज जंक्शन हो चुका है। तो जब आप इलाहाबाद जंक्शन पहुंच जाएंगे तो अब पहली नंबर की बात आती है कि आप कहां रुकें। तो पहला नंबर यही आता है कि सबसे पहले आप इलाहाबाद जब पहुंच जाते हैं कि रुकने की व्यवस्था क्या होगी, खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी। तो आप इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। अब रुकने के लिए जो बात आती है, तो हमने सबसे पहले रुकने के लिए होटल की तलाश करेंगे। तो उसके लिए आप ध्यान रखना, आपको ऑटो वाले होटल दिलाने के लिए बोलेंगे। बस याद रखना कि जो होटल लें आप, वो त्रिवेणी संगम के पास ही लें, जो कि रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो आपसे हो सकता है कि किराया रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संगम के पास तक का ज़्यादा चार्ज करें, तो वो रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संगम तक का जो किराया है वो लगभग 40 से 50 रुपये होता है। तो आप होटल ले चुके हैं, होटल में अब आप रुक चुके हैं। तो होटल में जब रुक गए हैं तो आप शाम का भोजन भी करेंगे यहाँ पर। हालांकि खाना वगैरह थोड़ा सस्ता भी है, 100 रुपये में आपको अच्छी सी थाली मिल जाएगी भरपेट भोजन के लिए। और याद रखना कि जो रूम का किराया होगा वो 800 से 1000 रुपये ही दें। इसके ज़्यादा आप चार्ज वो लोग करें तो आप उसको ना दें। अगर ऑटो वाले आपको या होटल वाले 1,500 से 2,000 रुपये चार्ज करेंगे तो कोशिश करें उनको ना दें। और हालांकि त्रिवेणी संगम के पास ही हट टाइप के बने होते हैं, वहाँ पर भी आप चाहें तो रुक सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम रूम ले चुके हैं, खाना भी खा चुके हैं। अब बात आती है कि सुबह आप त्रिवेणी संगम पर कैसे पहुँचें। तो फिर से वही बात, आप वहाँ से निकलिए। अगर आपने त्रिवेणी संगम के पास अपना रूम लिया है तो वहाँ से बस बाहर निकलिए, आप पैदल वॉकिंग करते हुए पहुँच जाएंगे। तो आप सबसे पहले वहाँ पर स्नान कीजिए। फिर इसके बाद कुछ लोग वहाँ नाव वाले आपसे बोलेंगे कि हम जहाँ पर यमुना नदी और गंगा नदी का मिलन है, जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर आपको ले चलेंगे। तो याद रखना, वो लोग हो सकता है आपसे कुछ ज़्यादा रुपए चार्ज करें। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करें, जिससे आप वहाँ ठगी से थोड़ा बच सकें। अगर वो आपसे कहें कि हम उसी लोकेशन पर ले जाएंगे जहाँ पर त्रिवेणी संगम है तो ही आप जाएं, अन्यथा हो सकता है वो आपसे झूठ भी बोल सकते हैं। तो आपने त्रिवेणी संगम के दर्शन कर लिए हैं, अब थोड़ा थक भी गए होंगे, तो अब फिर से आप नाश्ता करें। और अब बात आती है कि हम वहाँ से नाश्ता करके खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लें। अब आती है दूसरे टूरिस्ट स्पॉट। अब दोस्तों, इलाहाबाद के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की बात आती है। तो आप
त्रिवेणी संगम में स्नान करने के पश्चात वहाँ पर ही पास में बने अकबर फोर्ट जा सकते हैं, जो कि बादशाह अकबर ने बनवाया था। तो आप अकबर फोर्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अब इंडियन आर्मी की छावनी बन चुकी है, लेकिन आप यहाँ पर जा सकते हैं, परमिशन मिल जाती है। तो आप 1 आध घंटे में अकबर फोर्ट को विज़िट कीजिए, यहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह कीजिए। इसके पश्चात अगले टूरिस्ट स्पॉट की बात आती है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो कि शहीद चंद्रशेखर आप जानते हैं महान क्रांतिकारी नेता थे, ये गर्म दल के नेता थे। तो आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ही इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जब इनके पास आखिरी गोली बची थी तो इन्होंने इसी स्थान पर अपने आप को वो गोली मारी थी। उन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अब हम मुख्य मुद्दे की बात करते हैं कि जो ये माघी कुंभ मेला है, इसकी स्नान की तिथियां क्या हैं। तो पहले आपको स्नान की तिथियां पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले स्नान की जो तारीख है वो है 6 जनवरी, दूसरे स्नान की तारीख 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, तीसरे स्नान की जो तारीख है वो 5 फरवरी है और चौथे स्नान की तारीख 18 फरवरी है और अंतिम स्नान की जो तारीख है वो मौनी अमावस्या 21 फरवरी को है। तो आप इसमें से किसी भी तारीख को स्नान करने आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं कि इलाहाबाद जो प्रयागराज माघी कुंभ मेला है, इसमें आपका बजट कितना आएगा। तो इसमें खाने पीने, होटल का रुकना और ये सब जोड़ लिया जाए तो पर व्यक्ति लगभग 1800 से 2000 रुपये का खर्चा आएगा और आप स्नान करके आप अपने पुनः गंतव्य घर पर लौट सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों में शेयर करें।